गुड मॉर्निंग क्रैकर्स। देखो, अभी मैं ये अंदाज़ा लगा के चल रहा हूँ कि अब तक का काम आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में नया टॉपिक स्टार्ट किया था। बायोलॉजी में ह्यूमन बॉडी पे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट कर रखा है। ठीक है, अगर यहाँ तक अभी तक वैसे तो हमने कुछ डिटेल में किया नहीं है। आज का हमारा टॉपिक एक्सपिरेशन और इंस्पायरेशन पे ही है। प्लस में हम थोड़ा-सा देखेंगे कि एयर ट्रैक क्या होता है, मतलब क्या ट्रैक हमारे एयर फॉलो करती है। जैसे नाक से लेके लंग्स तक क्या-क्या बीच में आता है, वो सब हम आज देखेंगे। ठीक है, तो कल हमने देखा था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम सिर्फ सांस लेना और सांस छोड़ना नहीं होता। इट मीन्स इट्स नॉट ओनली इनहेल और एक्सहेल। ठीक है, ये सिर्फ इनहेल और एक्सहेल यहीं तक लिमिटेड नहीं है। इसके अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वो होना, मतलब ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करना, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करना। ये सब भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन वगैरह, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ये सब पार्ट रहता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ठीक है? फिर जैसे हमने ऑक्सीजन की प्रेज़ेंस में अपने फूड को वो कर लिया, ब्रेक डाउन कर लिया, किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। ये हमने रिएक्शन देखी थी ना, क्या? जब ग्लूकोज़ को ऑक्सीजन मिलता है ना, तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, प्लस में हमें मिलता है पानी, प्लस में हमें मिलता है एनर्जी। ठीक है? ये एनर्जी होती है हमारी एटीपी की फ़ॉर्म में। किसकी फ़ॉर्म में होती है? एटीपी की फ़ॉर्म में होती है। ये इम्पोर्टेंट था। एटीपी को क्या बोलते हैं? एडिनोसिन ट्राइफ़ॉस्फ़ेट। ठीक है? फिर जो ये एनर्जी बनती है ना, ये तो ह्यूमन्स में पता चल गया कि ग्लूकोज़ को ब्रेक डाउन करता है, कौन करता है? ऑक्सीजन करता है। किसमें करता है? कार्बन ऑक्साइड में और वाटर में। ठीक है? उस टाइम हमें एनर्जी मिलती है। फिर ये प्रोसेस होता कहाँ है? तो बेसिकली ये प्रोसेस है ना माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है? क्यों? क्योंकि इसी प्रोसेस की वजह से ही हम इसको बोलते हैं कि ये पावर हाउस ऑफ सेल है। क्यों? क्योंकि पावर इसके अंदर जनरेट हो रही है, एनर्जी इसके अंदर जनरेट हो रही है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी बोला जाता है। ठीक है? फिर हमने रेस्पिरेशन क्या होता है, उसकी कुछ डेफिनेशंस देखी थी, जैसे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड को रेस्पिरेशन बोल देंगे, है ना? फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इसको हम रेस्पिरेशन बोल देंगे। ठीक है? फिर ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको भी हम रेस्पिरेशन बोल सकते हैं। फिर रेस्पिरेशन इज़ ए बायोकेमिकल रिएक्शन भी होती है। फिर ये कैटाबॉलिक है या एनाबॉलिक है? ये कैटाबॉलिक रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ एंजाइम्स, कोएंजाइम्स यूज़ होते हैं, जो कि एनर्जी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है? तो इन सब के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था ना, वो था रेस्पिरेशन के टाइप्स का। टाइप्स तो नहीं बोल सकते हम, पर हम ऐसे समझ सकते हैं कि रेस्पिरेशन सिर्फ इनहेल एक्सहेल नहीं होता, इसके कुछ वे होते हैं पढ़ने के तरीके। जैसे रेस्पिरेशन है, ठीक है, इसको हम दो दो तरीके से पढ़ेंगे। कैसे? एक तो होता है हमारा एक्सपायरेशन, एक्सपीरेशन, और एक होता है हमारा इंस्पायरेशन। ठीक है, इंस्पायरेशन को हम बोल सकते हैं बेसिकली ये इंटरनल रेस्पिरेशन होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। अब इंटरनल रेस्पिरेशन से क्या मतलब है? जैसे हमने साँस ले लिया, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आ गई, फिर ऑक्सीजन जो है वो सेल्स के पास जाएगी, है ना? ऑक्सीजन की प्रेज़ेंस में ग्लूकोज़ को वो ब्रेक डाउन करेंगे और एनर्जी फॉर्मेशन होगी। इसी को बोलते हैं हम इंटरनल रेस्पिरेशन। ये सब प्रोसेस किसके बाद हुआ? इनहेलिंग के बाद हुआ। यानी कि हमने साँस लिया, ऑक्सीजन को लंग्स के अंदर लिया, उसी प्रोसेस से हमारी इंटरनल रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है। साँस लेने के बाद यही प्रोसेस तो रहता है सारा, है ना? फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स के थ्रू बाहर एटमॉस्फेयर में फेंकते हैं, है ना? उसको बोल सकते हैं हम एक्सपायरेशन यानी एक्सहेल। तो एक्सहेल अगर एग्ज़ाम में पूछे तो वो एक्सपायरेशन के अंडर आएगा, ठीक है? क्यों क्यों आएगा? क्योंकि इसके अंदर कुछ भी ब्रेकडाउन वगैरह नहीं हो रहा, ये सिर्फ़ जो बाय प्रोडक्ट बन रहा है ना कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक बाय प्रोडक्ट है। इसको सिर्फ़ ये वेस्ट की तरह बाहर एक्सक्रीट कर रहा है लंग्स, ठीक है? तो ये पार्ट हो गया हमारा एक्सपीरेशन का। इंस्पायरेशन होता है हमारा जो सेलुलर लेवल पे जो ब्रेकडाउन होता है ना हमारे ग्लूकोज़ का, उसी ब्रेकडाउन से जो एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी का यूज़ करना, वो सारा प्रोसेस इस इंस्पायरेशन के अंदर अंडर आता है। तो इस वजह से इसको इंटरनल रेस्पिरेशन कह सकते हैं और इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है? फिर देखो जैसे इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इनके अंदर है ना कुछ डिफरेंसेस है, यानी कुछ इनके अंदर आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ठीक है? ये जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है ना, ये सरफेस सरफेस लेवल पर रह जाता है, यानी बाहर-बाहर रह जाता है। पर जो इंटरनल रेस्पिरेशन है ना, वो सेलुलर लेवल पे काम करता है, यानी अपने एक-एक सेल, एक-एक टिश्यू को एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो सारा इसी में होता है।
ठीक है? और जो एक्सपीरेशन होता है यानी कि जो इन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है, ये सिंपल बेसिक मूवमेंट से भी हम कर सकते हैं। जैसे हमने साँस छोड़ दिया, है ना? लंग्स की मूवमेंट से भी एक्सपीरेशन हो रही है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो रही है। इन्हेलिंग में भी हो रही है, पर इन्हेलिंग के अंदर ये एनर्जी तो नहीं बन रही ना सिंपल मूवमेंट से, है ना? तो ये तो सिंपल मूवमेंट से भी बन सकती है, पर ये केमिकल फ़ॉर्मूले, केमिकल मेथड और केमिकल का यूज़ करने के बाद ही पॉसिबल है। ठीक है? फिर ये जो है इसके अंदर फूड ऑक्सीडाइज़ नहीं होता है, क्यों? इसके अंदर तो सिर्फ़ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है ना? इसके अंदर तो फूड ऑक्सीडाइज़ हो रहा है, प्रॉपर एनर्जी क्रिएशन हो रहा है, इसलिए इन दोनों में ये डिफ़रेंस भी है। फिर इसके अंदर कोई एंजाइम यूज़ नहीं होता एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके अंदर तो सिर्फ़ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक बाय प्रोडक्ट था, उसको बाहर फेंका है। क्या एंजाइम यूज़ हुआ? कुछ नहीं हुआ। एंजाइम तो इसमें यूज़ हुआ, ग्लूकोज़ को इसके अंदर तोड़ा एंजाइम्स की हेल्प से, तभी तो कैटाबॉलिक रिएक्शन है ये, है ना? तो ये कुछ चीज़ें थी, बेसिक से डिफरेंस थे जो हमें पता होने चाहिए, एक्सपीरेशन और इंस्पिरेशन में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है? समझने वाली बात तो यही थी कि हमारी इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है और हमारी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है, ठीक है? अब जो इंटरनल रेस्पिरेशन है, ये सेलुलर लेवल पे काम करता है, यानी सेल्स तक काम करता है हमारे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया, तो इसको भी देखेंगे और इसको भी देखेंगे, ठीक है? उससे पहले हम देखते हैं कि जो इन्हेल और एक्सहेल में क्या-क्या होता है? कौन-कौन सी गैसेज़ हम इन्हेल करते हैं, कौन-कौन सी एक्सहेल करते हैं, कौन-कौन सी होल्ड कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे बनता है हमारा इन्हेल, यहाँ बनता है हमारा एक्सहेल। इनको साइड बाय साइड देखेंगे, ठीक है? जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में काफ़ी सारी गैसेज़ हैं, तो जब हम इन्हेल करते हैं ना, तो हम उन गैसेज़ में से 78% नाइट्रोजन इन्हेल कर लेते हैं, ठीक है? 21% ऑक्सीजन, ये भी हम इन्हेल कर लेते हैं, कैपेबल हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर में इतने हैं ही, हम एटमॉस्फेयर में जो एयर है ना वो होमोजीनस है। ऐसे नहीं होता है कि भई तुम्हारे रूम के किसी एक कॉर्नर में ऑक्सीजन ज़्यादा है, किसी एक कॉर्नर में नाइट्रोजन ज़्यादा है, किसी एक कॉर्नर में कुछ ज़्यादा है, किसी एक कॉर्नर में कुछ ज़्यादा है। तो ऐसे डिवीज़न नहीं होता है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो हमारी गैसेज़ है ना, एटमॉस्फेयर में प्रेज़ेंट जितनी भी गैसेज़ हैं, वे सारी होमोजीनियस नेचर में है, यानी कि मिक्सचर है। तो उस होमोजीनियस में 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2 और रिमेनिंग गैसेज़ होती हैं। ठीक है? जब हम इन्हेल करते हैं तो हम ये सारे इस क्वांटिटी में इन्हेल कर लेते हैं। 78% ऑफ नाइट्रोजन, 21% ऑफ ऑक्सीजन एंड 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पर हम एक्सहेल करेंगे तो क्या एज़ इट इज़ एक्सहेल कर देंगे? ना, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो हमारी बॉडी कुछ कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, वो भी हम एक्सहेल करेंगे। ये इन्हेल तो कर लिया, पर इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा भी करेंगे, जो हमारी एनर्जी फॉर्मेशन में बाय प्रोडक्ट बना था, वो भी तो एक्सहेल करेंगे। है ना? नाइट्रोजन की तो नीड है ही नहीं, तो नाइट्रोजन एज़ इट इज़ एक्सहेल हो जाता है, 78 का 78% एक्सहेल हो जाता है। ऑक्सीजन हम कुछ यूज़ कर लेते हैं और एप्रोक्सिमेटली 17% ऑक्सीजन एक्सहेल कर देते हैं। 4% के आसपास हम इसको यूज़ कर लेते हैं। क्यों यूज़ कर लेते हैं? क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए, ठीक है? फिर एनर्जी यूज़ करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, है ना? तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड हमने इन्हेल करी और एक्सहेल में 4.03% एक्सहेल कर दी CO2। 4% जो ऑक्सीजन यहाँ यूज़ करी थी उसकी उससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली, वो भी एक्सहेल कर दी और जो हमने एटमॉस्फेयर से ली थी वो भी एक्सहेल कर दी। तो इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न वाली बात है ही नहीं, है ही नहीं इसमें तो, और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि बिल्कुल बेसिक बात है, ये ईवीएस में भी पढ़ा होगा आपने, एनवायरमेंटल स्टडीज़ में भी पढ़ा होगा, ठीक है? पर समझने वाली जो डीप बात आएगी ना, जो आपको याद रखने पे दिमाग पे फ़ोर्स प्रेशर लगेगा, वो होगी इंटरनल में। एक्सटर्नल तो सिर्फ़ देखो और सुनो, सुनने से ही आ जाएगा, इतना हार्ड है ही नहीं है। ठीक है? फिर देखो जैसे हम क्या करते हैं, इन्हेल करते हैं। अब हम इन्हेलिंग जब भी करते हैं ना, साँस लेते हैं, अनुलोम-विलोम सुना होगा ना आपने, अनुलोम में साँस लेते हैं, विलोम में साँस छोड़ते हैं, ठीक है? जभी भी हम इन्हेल करते हैं, किसी भी चीज़ का, गैस का इन्हेल करते हैं, तो हमारे लंग्स की साइज़, शेप वगैरह चेंज होती है ना? अब इस पे क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है? ड्यूरिंग इन्हेलिंग जो लंग्स हैं, उनका वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा? यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा या वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा? सबसे बेसिक क्वेश्चन यही बनता है, ठीक है? जैसे तुमने साँस ले लिया, अपनी चेस्ट पे हाथ रखो, अपनी चेस्ट पे हाथ रखो, साँस लो, तो तुम्हारी जो चेस्ट है ना, वो लंग्स हैं, वे थोड़े फूल जाएँगे गुब्बारे की तरह, है ना? तो इसका मतलब क्या है? उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग इन्हेलिंग वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज़ेज़। देखो, जभी भी मैं एरो ऊपर बनाऊँगा तो इसका मतलब है इंक्रीज़ हो रहा है, एरो को नीचे बनाऊँगा इसका मतलब डिक्रीज़ हो रहा है। ये बेसिक सी चीज़ें हैं, ताकि ज़्यादा ना लिखना पड़े और समझने पे ध्यान ज़्यादा रहे, ठीक है? तो इन्हेल करेंगे ना, तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगी, हमारे लंग्स लंग्स फूलेंगे, इंक्रीज़ होगी वॉल्यूम।
अब हमें हमें पता है जभी भी वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है तो प्रेशर डिक्रीज़ होता है। प्रेशर डिक्रीज़ होता है। अब प्रेशर डिक्रीज़ होता है और वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है। ये कब होता है? ड्यूरिंग इन्हेल, ठीक है? एक चीज़ और होती है, जैसे तुमने साँस लिया, इन्हेल किया तो तुम्हारे जो रिब्स है ना, वो बाहर की साइड निकलते हैं और ऊपर की साइड आते हैं, यानी अपवर्ड प्लस आउटवर्ड, ठीक है? अपवर्ड प्लस आउटवर्ड्स क्या होते हैं हमारे रिब्स। अब अपवर्ड का और आउटवर्ड का, इसको फ़ील करने के लिए सिंपली अपनी चेस्ट पे हाथ रखो और साँस लो। वो बाहर की साइड भी आएगी और ऊपर की साइड भी आएगी रिब्स, है ना? मूवमेंट शो करेगी आउटवर्ड और अपवर्ड, ये मूवमेंट शो होती है। ठीक है? तो ये किस में होता है हमारा इनहेलिंग में। फिर डायफ्राम का मोशन, ठीक है? तो डायफ्राम, डायफ्राम में क्या चेंज होता है? अब पहले उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि डायफ्राम होता क्या है? ठीक है? डायफ्राम एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसी मसल है जो हमारे थोरासिक कैविटी को एब्डोमेन कैविटी से अलग करती है। थोरासिक कैविटी क्या होती है? एब्डोमेन कैविटी क्या होती है? ये डिटेल में हमने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था? हमारे स्केलेटन सिस्टम में, ठीक है? तो जो जैसे ये होगी हमारे रिब्स, रिब्स वाला एरिया, रिब्स वाला एरिया हो गया, ये बीच वाली स्टर्नम होती है, ये रिब्स वाला एरिया होगा, ये नीचे वाला होगा जिसके अंदर इंटेस्टाइन वगैरह होती हैं। तो ये वाला तो होता है हमारा थोरासिक और ये होता है हमारा एब्डोमेन। इन दोनों को सेपरेट करने के लिए एक मसल होती है, इसी को बोलते हैं हम डायफ्राम। ठीक है? जभी भी हम इन्हेल करेंगे, तो ये डायफ्राम के शेप में चेंजेज़ आते हैं। कैसे आते हैं? अब जैसे मान लो हमने ऑक्सीजन छोड़ रखी है, एयर अभी ली नहीं है, साँस अभी लिया नहीं है, ठीक है? अब धीरे-धीरे साँस लो। जैसे-जैसे तुम साँस लोगे ना, ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी, ठीक है? तो ये डायफ्राम है ना, फ्लैट हो जाएगी, ठीक है? और जभी-जभी तुम एक्सहेल करोगे, एक्सहेलिंग में जो डायफ्राम है ना, डायफ्राम, अब तुमने रिलैक्स कर दिया, यानी कि साँस छोड़ दिया। साँस छोड़ने पे हमारी बॉडी रिलैक्स फ़ील करती है ना? तो जब रिलैक्स हो जाएगी तो उस टाइम पे ये डोम शेप की हो जाती है। इस शेप की हो जाती है, डोम शेप की। डोम शेप्ड हो जाती है, तो कैसे हो जाएगी? डोम शेप की, ठीक है? तो इन्हेलिंग में तो ये फ्लैट हो जाती है। इसको समझने के लिए सिर्फ़ फ़ील करो, मतलब इमेज इमेज करते हैं ना, जैसे कैसे बताऊँ अब? जैसे भी साइंस को पढ़ते हैं ना, साइंस को पढ़ते टाइम जितना मैं बोलता हूँ उतने को तुम इमेजिन कर पाओ, तो तुम्हारी इमेजिनेशन पावर भी बढ़ेगी और समझने का तरीका भी बढ़ेगा और तुम्हारा नज़रिया भी चेंज होगा देखने का चीज़ों का। ठीक है? तो इमेजिन करके चला करो। इमेजिन करना इतना ईज़ी नहीं है, क्योंकि ये बचपन से ही आदत डालने पे डिपेंड करता है, ठीक है? पर फिर भी अगर तुम ट्राई करोगे तो तुम इमेजिन कर सकते हो। जैसे इमेजिन करो तुमने साँस छोड़ दिया, उस टाइम पे तुम्हारे जो ये लंग्स वगैरह ना, ये बिल्कुल रिलैक्स हो गए और डोम शेप बन जाती है इसकी डायफ्राम की, और जब इन्हेल करते हो तो फ्लैट शेप बन जाती है। अब इसमें तो इससे ज़्यादा तो एक्सप्लेन करने का कुछ है ही नहीं, तुम खुद से फ़ील कर सकते हो, ठीक है? और जब इन्हेल किया तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, प्रेशर डिक्रीज़ होगा, अपवर्ड जाएगा और आउटवर्ड जाएगा हमारा रिब्स, इसके अंदर अपोज़िट होगा। अब लंग्स की साइज़ छोटी होती है एक्सहेल करने में, तो यानी कि उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है, प्रेशर इंक्रीज़ होता है। ठीक है? प्रेशर इंक्रीज़ हो गया ना, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो उसके ऊपर पड़ रहा है, तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा हो गया, इसीलिए तो इन एक्सहेल हुआ। फिर डायफ्राम वगैरह हमने देख लिया, फिर वॉल्यूम वगैरह देख लिया, फिर ये अपवर्ड आउटवर्ड था, ये होएगा हमारा इनवर्ड और डाउनवर्ड, इनवर्ड प्लस डाउनवर्ड। ठीक है? सो आई गेस इसमें अभी तक कोई डाउट नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल ही बेसिक सी बात है। ठीक है? फिर हमने एक्सपायरेशन देख लिया, इंस्पायरेशन देख लिया। इंस्पायरेशन के अंदर है ना, ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिक्स होता है, ब्लड के ग्लूकोज़ के साथ, और वो फिर हमें एनर्जी दे देता है, ठीक है? फिर ये इसी को प्रोसेस को हम डाइजेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि डाइजेशन में भी हमारी एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है? फिर इसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं। ये एक केमिकल प्रोसेस भी है और एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है ना? और इसके अंदर एनर्जी फॉर्मेशन भी होती है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में एनर्जी फॉर्मेशन नहीं होती। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे इन दोनों में। ये एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन्स हैं, तो थोड़ा ध्यान से करना, ये वॉल्यूम वगैरह और ये डायफ्राम वगैरह। इनके ऊपर बेशक से स्टार मार्क कर लो, क्योंकि ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती हैं पेपर में। ठीक है? फिर देखो जो एयर है ना, हमने पहले तो रिलैक्स हो जाओ एक बार, बिल्कुल पेन वगैरह साइड रख के रिलैक्स हो जाओ। ठीक है? रिलैक्स होके सिर्फ़ देखो, मैं जो बता रहा हूँ ना उसको देखो, लिखने पे ध्यान मत दो। ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हो तुम, तो यहाँ सिर्फ़ वीडियो पॉज़ करके स्क्रीनशॉट काफ़ी होता है ना? समझने पे ध्यान दो यहाँ पे। ठीक है? तो जैसे हमारा जो एयर ट्रैक है,
पहली बात तो एयर ट्रैक से मतलब क्या है? ट्रैक से तो समझ में आ रहा होगा कि ट्रैक मतलब जो पाथवे एयर चूज़ कर रहा है। कौन-सा रास्ता एयर चूज़ कर रहा है, हमारी नाक से लेके हमारे लंग्स तक कौन से रास्ते से पास होती है एयर, ठीक है? वो एयर ट्रैक कहलाता है। तो एयर ट्रैक के अंदर है ना कुछ 4-5 चीज़ें होती हैं। ये जो हैं हमसे पूछते हैं नंबर वाइज़, यानी सीक्वेंस से पूछते हैं। जैसे 4-5 ऑप्शन दे देंगे और बीच में या तो ब्रोंकाई ट्रैकिया के आगे-पीछे कर देंगे या फिर एल्वियोली और नेसल कैविटी को आगे-पीछे कर देते हैं। मतलब ऐसे आगे-पीछे कर देते हैं और प्रॉपर सीक्वेंस में क्वेश्चन बनता है। सीक्वेंस के ऊपर क्वेश्चन बनता है। ठीक है? तो जैसे हम भी साँस लेंगे, तो सबसे पहले कहाँ आएगी? नोज़ के पास आएगी यानी नोस्ट्रिल, एयर नोस्ट्रिल के पास आई। नोस्ट्रिल के बाद हो जाएगी नेसल कैविटी में, नेसल कैविटी में। नोस्ट्रिल्स तो वो होती हैं हमारी, जो ये नाक होती है ना, सिर्फ़ ये इतना सा एरिया, ये बोलते हैं हमारी नोस्ट्रिल को। ठीक है? फिर ये हमारी नाक 2 हिस्सों में डिवाइड रहती है। सबको पता है हमारी नाक ऐसे होती है ना? 2 हिस्सों में डिवाइड रहती है। फिर ये वाला पार्ट होता है ना हमारा आगे चल के, इसको बोलते हैं नोस्ट्रिल। क्या बोलते हैं? नोस्ट्रिल के बाद नेसल कैविटी, ये तो हो गई हमारी नोस्ट्रिल। इसके बाद जो अंदर वाला पार्ट है, ये हो गया हमारी नेसल कैविटी, 2 हिस्सों में डिवाइड होगी। हमें टच करके देखो, ये तो सबको पता है, ये बेसिक सी बात है। फिर इसके बाद ये हमारी एयर जाती है फेरेंक्स में, फेरेंक्स, उसके बाद जाएगी हमारी लायरेंक्स में। लायरेंक्स को हम क्या बोल सकते हैं? ये हमारा साउंड बॉक्स भी होता है, साउंड बॉक्स। ठीक है? अब जिसको नाम से ही याद आ गया ना कि लैरिंक्स क्या है, समझ जाओ वो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स करने के कगार पे है, मतलब वो अच्छे मार्क्स ले सकता है क्योंकि हम ये देख चुके हैं। ठीक है? तो लैरिंक्स को हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। फिर लैरिंक्स के बाद जाता है ट्रैकिया में। ट्रैकिया के बाद आती है ब्रोंकाई। फिर इसके बाद हमारा है ब्रोंकिलीज़, ब्रोंकाइलीज़। इसके बाद आता है एल्वियोली, एल्वियोली। ठीक है? एल्वियोली जो है वो होता है एयर सक्स के नाम से भी जानते हैं इसको। मतलब यही है जो गुब्बारे की तरह फूल के एयर को ट्रैप करता है और फिर ये जो है ना ब्लड कैपिलरीज के साथ कनेक्टेड रहता है और फिर ब्लड के साथ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कर देता है। कि कौन कर देता है? एल्वियोली। बैलून शेप की होती है ये, ऐसे गोल गोल होती है और काफ़ी सारी होती है हमारे बॉडी में। ठीक है? अब इसको एक बार डायग्राम की तरह से देखेंगे। जैसे नोस्ट्रिल का पता है, नेसल कैविटी का पता है, उसके बाद आती है फेरेंक्स में। फेरेंक्स होती है जो ये हमारा फूड पाइप और ये दूसरा विंड पाइप है, इन दोनों को इकट्ठा बोल देते हैं फेरेंक्स है ये, ठीक है? फेरेंक्स के बाद आती है ट्रैकिया में, तो मान लो ये लैरिंक्स में, ये हो गया फेरेंक्स, फिर इसके नीचे लैरिंक्स, लैरिंक्स को ही हम बोल देते हैं साउंड बॉक्स, उसके बाद आता है ट्रैकिया में, ये हमारी नेक थी, यहाँ से चेस्ट शुरू होगी, रिब्स वाला एरिया, तो ये जो है ना, ये हो गया हमारा ट्रैकिया, इतना वाला पोर्शन, ठीक है? इसके बाद यहाँ से 2 ब्रांचेज़ निकलती हैं, उन्हीं को बोलते हैं ब्रोंकाइज़, फिर ये ब्रोंकाइज़ फर्दर डिवाइड हो जाती हैं ऐसे। अलग-अलग ब्रांचेज़ में, उसको बोलते हैं ब्रोंकाइलेज, ठीक है? फिर ब्रोंकाइलेज के ऊपर ऐसे गोल-गोल, गोल-गोल एल्वियोली टाइप में, बलून टाइप में चीज़ें होती हैं, उनको बोलते हैं एल्वियोली, ये बलून शेप में। जितनी भी एयर हम सक करते हैं ना, जितनी भी एयर हम खींचते हैं एटमॉस्फेयर से, वो सारी ब्रोंकाइलेज के थ्रू इनके अंदर एल्वियोली के अंदर ही स्टोर होती है, ठीक है? जब हम इन्हेल करेंगे तो ये ऐसे ऐसे पड़े रहते हैं, इन्हेल करेंगे तो ऐसे फूल जाएँगे, एक्सहेल करेंगे तो फिर वापस छोटे हो जाएँगे। इसीलिए हमारे इन्हेलिंग के दौरान हमारा लंग्स एक्सपैंड करता है, वॉल्यूम बढ़ता है और एक्सहेलिंग के दौरान हमारा लंग्स सिकुड़ता है, ठीक है? तो ये हमारा ट्रैक था, इसको नंबर वाइज़ पूछ लेते हैं। कन्फ्यूज़न कहाँ होती है? कन्फ्यूज़न होती है ब्रोंकाइज़ में और ब्रोंकलीज़ में, ठीक है? तो जो स्टार्टिंग वाली होती है ब्रांचेज़, इसको बोलते हैं हम ब्रोंकाइज़, ठीक है? इसके बाद जो इसके फर्दर जो इसके पास सेकेंडरी ब्रांचेज़ होती है ना, उनको बोलेंगे ब्रोंकाइलीज़। ठीक है, फिर एल्वियोली। अब एल्वियोली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसको एयर सक्स के नाम से भी जानते हैं। इसी के अंदर सारी की सारी एयर हमारी ट्रैप होती है। गैसेस एक्सचेंज भी इसी के थ्रू होता है। यही हमारी ब्लड कैपिलरीज़ से कनेक्ट रहता है, जो कि एयर को एक्सचेंज करने का काम करते हैं। ठीक है, फिर ये जो है ना, इसको हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स भी बोल देते हैं। स्ट्रक्चरल प्लस फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट किसकी? लंग्स की। तो इसमें कोई डाउट हमें नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। कौन है? एल्वियोली। तो ये हमने देखा रेस्पिरेशन क्या है, इंस्पिरेशन क्या है, एक्सपायरेशन क्या है, रेस्पिरेशन की इक्वेशन क्या है, केमिकल प्रोसेस क्या है। ठीक है?
अब जो है थोड़ा-सा लंग्स के बारे में और पढ़ते हैं कि लंग्स की शेप क्या है, साइज़ क्या है, वगैरह, वगैरह। तो अब जो है लंग्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? लंग्स। सबसे पहले तो लंग्स की शेप कैसी होती है, दिखता कैसा है? स बेसिक सी बात है, रेड कलर में ही होगा, रेड कलर में, है ना? तो हमारा लंग जो है रेड कलर में होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं लंग्स, एक लेफ्ट में, एक राइट में। फिर क्वेश्चन ये नहीं बनता कितने लंग्स हैं, क्वेश्चन बनता है कि कौन से वाला लंग की साइज़ बड़ा है और कौन से वाले लंग की साइज़ छोटा है, ठीक है? तो जो हमारा राइट वाला लंग होता है ना, राइट वाला, वो थोड़ा साइज़ में बड़ा होता है और लेफ्ट वाला थोड़ा-सा साइज़ में छोटा होता है, ठीक है? लेफ्ट साइड ही हमारा हर्ट होता है ना? देखो भगवान ने कितने बढ़िया तरीके से हमारी बॉडी को डिज़ाइन करा है। जहाँ पर हर्ट है ना, वहाँ पर लंग्स भी है, पर वो साइज़ में छोटा बना दिया ताकि वो हमारे रिब केज में फिट बन बैठ जाए, ठीक है? फिर हमारे लंग होते हैं 2, एक तो हो गया लेफ्ट लंग और एक होता है हमारा राइट लंग, लेफ्ट लंग, ठीक है? 2 हो गए हमारे लेफ्ट और राइट, ठीक है? फिर देखो क्वेश्चन ये भी बनता है कि लेफ्ट के अंदर कितने लोब्स होते हैं? कितने लोब्स होते हैं? अब लोब्स से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? देखो जैसे ये हमारी होगी ट्रैकिया, ये होगी हमारी ब्रोंकाई और ये ब्रोंकलीज़, ठीक है? एक तो ये हो गया हमारा लंग, एक होता है हमारा इस लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड वाला थोड़ा छोटा होता है, राइट साइड वाला थोड़ा बड़ा होता है। अपने आप को ऐसे देखो जैसे तुम इस स्क्रीन में बैठे हो और इस कैमरा की साइड देख रहे हो। उस पोज़ीशन में बैठो तो उसमें दिखेगा कि ये तो होगा हमारा राइट वाला पार्ट और ये होगा हमारा लेफ्ट वाला पार्ट, ठीक है? यहीं पे हर्ट भी होता है। तो जो लेफ्ट वाला है ना, ये थोड़ा छोटा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर 2 लोब होते हैं। 2 लोब से मतलब क्या है कि यहाँ पर ऐसे डिवाइड रहते हैं। एक ये अपर लोब और एक ये लोअर लोब। इसी को 2 लोब्स में बोल देते हैं। और जो राइट लंग्स है ना, इसके अंदर 3 लोब्स बनते हैं। जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है? इसका डायग्राम प्रॉपर आप बुक्स वगैरह से में देख लेना या गूगल कर लेना। 3 लोब्स इसमें बनते हुए दिखते हैं और 2 लोब इसके अंदर बनते हुए दिखते हैं। फिर यहाँ पे एल्वियोलिज़ होती हैं। तो समझ गए ना मैं कैसे क्या बता रहा हूँ? 3 लोब कौन-से होते हैं? 1, 2, 3 और यहाँ पर 2 लोब्स होते हैं। तो ये थे हमारे राइट लंग में 3 लोब्स और लेफ्ट लंग में 2 लोब्स। ठीक है? तो ये कुछ क्वेश्चन्स हैं जो लंग्स के बारे में ईज़िली पूछे जा सकते हैं। फिर जो लंग्स रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं ना, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? जो लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन होती है ना, उसको बोलते हैं प्लुमिनरी रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? प्लुमिनरी रेस्पिरेशन। ठीक है? प्लुमिनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं जो भी रेस्पिरेशन हमारे लंग्स करते हैं। उस रेस्पिरेशन डन बाय लंग्स इज़ नोन एज़ प्लुमिनरी रेस्पिरेशन। फिर जो लंग्स है ना, ये एक मेम्ब्रेन होती है इनके चारों तरफ। जैसे लंग्स हो गए, इनके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होगी जो इसको कवर करके रखती है। एक मेम्ब्रेन दोनों इसके साइड में होती है, लेफ्ट लंग के अराउंड भी और राइट लंग्स के अराउंड भी। ठीक है? इस मेम्ब्रेन को जो मेम्ब्रेन है ना, इस मेम्ब्रेन को हमने नाम दे रखा है प्लूरल। प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है? तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट था, तो इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं कि जो हमारे लंग्स के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है, जिसका नाम होता है प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है? और जो ये हमारा लंग्स होते हैं, इसके अंदर 2 मेजर होते हैं लंग्स, एक लेफ्ट में, एक राइट में। लेफ्ट साइड में 3 लोब्स, राइट साइड में 3 लोब्स, लेफ्ट साइड में 2 लोब्स। लेफ्ट साइड वाले लंग्स का साइज़ छोटा, राइट वाले का साइज़ बड़ा। कलर होता है इनका रेड, ठीक है? और ये स्पॉन्जी टाइप में होते हैं। क्या होते हैं? पाउच पाउच जैसे होते हैं, स्पंज जैसे होते हैं, स्पॉन्ज जैसे होते हैं। स्पॉन्ज पता होगा ना, जिसके अंदर पोर्स होते हैं, जो एयर ट्रैप कर लेते हैं। जैसे तुमने देखा होगा कि कहीं पे मान लो दूध गिर जाए, पानी गिर जाए, तो उसको स्पॉन्ज से आराम से सोख लेते हैं। तो वो इसीलिए सोख लेते हैं, उसी की शेप के हमारे ये लंग्स होते हैं। कैपिलरी एक्शन की वजह से सोख लेते हैं वे। ये कैपिलरी एक्शन हम आगे डिटेल में देखेंगे। वैसे तुम्हें पता भी होगा कैपिलरी एक्शन क्या होता है। तो उसी वजह से वे सोख लेते हैं पानी को, एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है? फिर देखो एक चीज़ और, एपिग्लोटिस। इसका नाम सुनते ही जिसके मन में आंसर आ गया ना, समझ जाओ वो तो पढ़ रहा है, बाकी कोई नहीं पढ़ रहा। ठीक है? तो हमें पढ़ने वाली कैटेगरी में आना है। तो देखो जैसे तुमने कभी सोचा है कि तुम खाना भी खा रहे हो, है ना? तुम साँस भी ले रहे हो, पानी भी पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो ना, खाना-पीना, साँस वगैरह लेना, उन सब का पाइप 2 हैं, 2 पाइप हैं, एक ये वाला पाइप, एक ये वाला पाइप।
फेरेंक्स बोलते हैं ना जिसको। तो कभी सोचा है तुम जल्दी-जल्दी खाना खाते हो तो एकदम से मतलब खाँसी आ जाती है ना? कभी लगता है कि भई साँस वाली ललकी नलकी में खाना अटक गया। क्यों लगता है वो? क्योंकि जब जल्दी-जल्दी खाना खाते हैं ना, बिना वेट किए, तो ये एपिग्लोटिस जो है, ये एक मसल टाइप में ही तो है, ये अपना काम नहीं कर पाती। ठीक है? तुमने खाना खाया, इसका काम क्या है, जभी भी तुम खाना खाते हो ना, तो ये फूड खाते टाइम जो एयर पाइप होता है ना, विंड पाइप, उसको कवर कर लेती है। साँस लेते टाइम फूड पाइप को कवर कर लेती है ना? तो ये इस वजह से इसका काम है इन दोनों को सेपरेट रखना। पर जब जल्दी-जल्दी खा भी रहे हो, साँस भी जल्दी-जल्दी ले रहे हो, आराम से काम कर नहीं रहे हो, तो उस टाइम में ये इतना टाइम नहीं मिलता कि खाना खाते टाइम इसको विंड पाइप को कवर कर दे और साँस लेते टाइम ये एकदम से फूड पाइप को कवर कर दे। तो उस वजह से थोड़े कभी-कभी फूड पाइप के अंदर भी खाना चला जाता है और खाँसी आने लग जाती है हमें। ठीक है? तो हमें इसलिए आराम से खाना खाना चाहिए। जल्दी-जल्दी भागम-भाग खाना नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि एपिग्लोटिस अपना काम सही से नहीं कर पाती। फिर क्वेश्चन ये बनता है कि एपिग्लोटिस करती क्या है? एपिग्लोटिस सेपरेट पाथ देती है फूड को और एयर को। ठीक है? इन दोनों को सेपरेट करने का काम तो जो है ये ही करती है। ठीक है? और ये ट्रैकिया को कवर कर लेती है जभी भी हम खाना खाते हैं। ट्रैकिया ही होती है विंड पाइप। यही तो थी ट्रैकिया, तो इसको कवर कर लेती है। तो आज हम इतना ही देखेंगे, कल थोड़ा-सा और आगे बढ़ेंगे क्योंकि 25-26 मिनट का लेक्चर हो गया होगा। इतनी कैपेसिटी काफ़ी है, इतना पेस हमारा काफ़ी है, ज़्यादा फ़ास्ट भागने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो तभी बात बनेगी। ज़्यादा पढ़ो और भूल जाओ, उससे अच्छा है कि थोड़ा पढ़ो और याद रखो। है ना? तो हम ले करेंगे सारा, पर एक लेक्चर में थोड़ा-थोड़ा ही करेंगे। ठीक है? तो गुड लक एंड हैव अ नाइस डे। पढ़ लो। बाय।